हाय फ्रेंड, कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम फिर से लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से हम फिर ध्वनि चैप्टर की ओर चलते हैं। इसमें लगभग हम ध्वनि और प्रकाश दोनों टॉपिक को कवर करेंगे और आइए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि इसमें दिया हुआ है। सबको बारी बारी से हम देखेंगे। इसको जूम किए और आइए देखते हैं। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगों की प्रकृति जो होती है वह अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? ध्वनि तरंगों के लिए कौन सा कथन इसे ध्रुवित किया जा सकता है? असत्य है, ये निर्वात में चल सकती है, इसके लिए सत्य है। 0 डिग्री, इसके लिए ये सत्य है कि 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की चाल जो होती है वह 0 डिग्री पर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन का अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 हर्ट्ज से क्या होती है? तो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासर्व तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की अनुदैर्घ्य तरंगों को प्रासर्व अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासर्व तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। ठीक है, इसमें बी उत्तर हो जाएगा। प्रासर्व तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासर्व तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसमें प्रासर्व तरंग को तो हॉटर्ज होना चाहिए। हॉटर्ज ने सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्या कारण है? तो चमगादड़ अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, इसीलिए अंधेरे में उड़ते हैं। चमगादड़ जो होता है अंधेरे में उड़ते हैं, इसलिए अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्या? तो दूर भगाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं घरों में, उसको दूर भगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे छोटे छोटे कीड़े भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती, जल में भी चल सकती है, सबसे ज़्यादा ठोस में चलती है, उसके बाद में द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमान जो होता है उसके आंतरिक भाग में सफाई के लिए प्रासर्व तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रासर्व तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रासर्व तरंग विमानों के आंतरिक भाग को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तरंग का वेग भी है। तरंग का वेग भी है और आवृत्ति एन है तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। तो इसे क्या सूचित किया जाता है? तो v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। तो यदि तरंग का वेग भी है, आवृत्ति m है तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तो v बराबर होता है n इंटू लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि चंद्रमा पर धरातल से यानी धरती से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता, क्या कारण है? तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अगर धरातल पर विस्फोट होता है तो चंद्रमा पर सुनाई नहीं पड़ता। वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर विस्फोट भी हो जाता है तो सुनाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्या कारण है? क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है। सबसे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो
उसका नियंत्रण करती है, जो उसका नियंत्रण करते हैं। वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन ए और बी दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट करना है। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए नहीं उड़ता है। किसी वस्तु से, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए नहीं उड़ता है, ये तो गलत है। ये बिना टकराए ही उड़ता है। हाँ, बिना टकराए ही उड़ता है, सही बात है। चमगादड़ जो होता है रात में किसी वस्तु में बिना टकराए ही उड़ता है। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती है। चमगादड़ों से क्या निकलती है? तो इंफ्रासोनिक तरंग निकलती है। तो ए सही है और आर गलत है। चमगादड़ से इंफ्रासोनिक तरंग निकलती नहीं है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये तो सब लोग जानते हैं। यदि दाब को बढ़ा करके क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगी? तो वहीं रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल जो होता है अधिकतम कहाँ होती है? तो अधिकतम इस्पात में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। नेक्स्ट, बादलों की बिजली की चमक के बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? यानी बिजली पहले चमकती है और जो बादल गरजता है वो बाद में सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रकाश की चाल जो होता है ना, वह ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होता है, इसलिए पहले बिजली का चमक सुनाई देता है और बाद में बादल का गरजना सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग वही 330 मीटर प्रति सेकंड या 332 भी का है या 330 भी का है, दोनों का है, दोनों मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम गैस में होता है। सबसे कम ध्वनि गैस में प्रसारित होती है और ठोस में सबसे ज़्यादा निर्वात में ध्वनि हो ही नहीं हो पाती है। उसके बाद ठोस में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे कम होती है, द्रव में मिडिल पक्ष में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि का वेग निम्न माध्यमों में से ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ध्वनि का जो वेग होता है भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। द्रव में उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन गैस में सबसे कम होता है और निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? 20 डिग्री सेल्सियस, लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहा पर। लोहा में अगर 20 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। लोहा में 20 डिग्री सेल्सियस ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है उसको देखेंगे। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। सही क्या क्या है? तो तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग, टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, सही बात है। दाब से कोई लेना देना नहीं रहता है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से, आयाम जो होता है ना, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि के वेग प्रभावित नहीं होता। वो आयाम और आवृत्ति जैसे के परिवर्तन होता रहता है, तो उससे ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो गलत क्या है? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। टेम्परेचर अगर घट जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? वायु में ध्वनि का वेग टेम्परेचर, तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से बढ़ता है तथा घटने से घटता है। तो तापमान के घटने से घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप रेलगाड़ी से इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और फिर सीटी बाद में सुनाई देते। वही चीज़ है जो बिजली वाला था, बादल गरजने वाला, ये भी सही है। प्रकाश तरंग, क्योंकि
क्योंकि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ध्वनि की चाल बहुत कम होती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। और आर जो होता है ना, ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट, पहले बिजली की चाल प्रकाश की चाल से ध्वनि की चाल से तेज होती है, इसलिए पहले सुनाई देती है। उसके बाद पाराध्वनिक विमान उड़ते हैं, तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, पाराध्वनिक जो विमान होता है ना, पाराध्वनिक विमान ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के वेग तथा उसकी माध्यम से, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उसी परिस्थिति में, उसी माध्यम में तथा उसी परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मैक संख्या बोलते हैं, मैक संख्या। इसको फिर से समझेंगे। वस्तु के वेग, वस्तु के वेलोसिटी, वेग जो होता है तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थिति में ध्वनि के वेग, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम और उसी परिस्थिति में, उसी माध्यम में तथा उसी परिस्थिति में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या बोलते हैं, मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, तो वायुयान में किया जाता है। मैक का प्रयोग जो होता है ना, वेग के संबंध में किया जाता है, उसी माध्यम सेम माध्यम में किया जाता है, तो वायुयान में किया। मैक का प्रयोग वायुयान में किया जाता है। नेक्स्ट, डेसिबल। डेसिबल है तो क्या है? ध्वनि स्तर के मापन की इकाई है। डेसिबल जो होता है ना, ध्वनि के स्तर को मापा जाता है कि कितना प्रतिशत, कितना डेसिबल है ध्वनि। साधारणतः साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है तो 30 से 40 डेसिबल होते हैं। साधारण अगर कोई बातचीत आदमी करता है, सिंपल सा बातचीत, तो 30 से 40 डेसिबल की आवाज़ को मापा जाता है। किस चीज़ से? तो डेसिबल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? 100 डेसिबल का शोर 100 डेसिबल का शोर जो होता है ना, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल होता है। और कोई मशीन जो है कोई कटर वाला मशीन होता है, कटर बिजली का मशीन है, तो मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो होता है ना, 100 डेसिमल्स के संगत में होता है, बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि ग्रैव या श्रील होती है? तो तारत्व, पिच के चलते होती है। तारत्व के चलते मोटी या पतली होती है। तारत्व के चलते मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, अधिक पतली होती है। क्या कारण है? क्योंकि इनका तारत्व अधिक होता है। तारत्व जिसका अधिक होता है तो उसका आवाज़ जो होता है ना, पतली होती है। नेक्स्ट इसका हो जाएगा ये डी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? एक युवा पुरुष के तुलना, यानी जवान व्यक्ति की तुलना में छोटा छोटा बच्चा जो होता है ना, बोलता है, उसका आवाज़ अच्छा क्यों लगता है? उसका कारण है क्योंकि बच्चे के आवाज़ का जो तारत्व होता है ना, पुरुष के आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होता है। बच्चे का जो तारत्व है अधिक होता है, महिलाओं का तारत्व अधिक है, इसलिए महिलाओं का भी आवाज़ अच्छा लगता है और बच्चा को भी आवाज़ अच्छा लगता है। पतला होता है, तारत्व अधिक रहेगा तो पतला आवाज़ निकलेगा। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति वही तारत्व है चाहे आवृत्ति है, अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। केवल ध्वनि की गुणवत्ता के अंतर के कारण किया जा सकता है। अगर सितार और बांसुरी अगर दोनों बज रहा है तो दोनों एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उनका भेद केवल ध्वनि की गुणवत्ता के कारण उत्पन्न होता है। ध्वनि के गुणवत्ता के कारण अलग किया जा सकता है, पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? ध्वनि तरंग द्वारा परावर्तन प्रदर्शित की जा सकती है, अपवर्तन की जा सकती है, विवर्तन की जा सकती है, जबकि ध्रुवण जो होता है ना, ध्रुवण ध्वनि में नहीं आता है, ध्रुवण नहीं आता है, ये प्रकाश की चीज़ हो जाती है।
नेक्स्ट, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, वह 95 डीपी की ध्वनि को 95 डीपी की डीपी 95 डेसिबल से अधिक ध्वनि की सीमा को व्यक्ति हम आम आदमी नहीं सुन सकता है। 50 सुन सकता है, 70, 85, 95 से ज़्यादा नहीं सुन सकता है। 95 से ज़्यादा क्या होता है, नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। हवाई जहाज़ जैसे उड़ान भरता है, हवाई जहाज़ उड़ान भरता है तो सबसे ज़्यादा तेज ध्वनि होता है, तो उससे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। हवाई जहाज़ की उड़ान भरना ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा कारण है। नेक्स्ट, डेसिबल का रॉ नॉइज, डेसिबल जो होता है ना का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा, प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखाने से शोर, यानी जो मशीनरी कारखाने हैं उससे जो शोर होता है ना वह 100 डेसिबल से अधिक होता है, इसलिए उसका प्रबलता स्तर संगत होगा, इसलिए उसका प्रबलता स्तर क्या होगा, संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातचीत नहीं सुन सकते, क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो व्यक्ति अपने आप में बातचीत नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो प्रकाश कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता? तो ध्रुवण जो होता है ना, ध्रुवण प्रकाश ध्वनि में घटित नहीं होता। ध्रुवण जो होता है इलेक्ट्रिक का चीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, इसका कारण क्या है भाई? ऐसे मुंह के पास लोग रख लेता है, ऐसे 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 मुंह के पास हाथ रख लेता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उस व्यक्ति में उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा जो होती है सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, इसीलिए एक ही दिशा में आवाज़ को भेजने के लिए, एक ही दिशा में ध्वनि ऊर्जा को भेजने के लिए क्या किया जाता है? मुंह के समीप रखा जाता है। नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चलिए, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि का प्रवर्तन जो होता है, का प्रवर्तन प्रतिध्वनि का कारण, अरे वही ध्वनि का प्रवर्तन है जो सिनेमा हॉल में लकड़ी का बोर्ड लगे रहते हैं डॉट 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 दीवार पे, तो वो क्या करते हैं, तो ध्वनि जैसे निकलती है तो वो परावर्तित नहीं हो पाती है, सोख लेते हैं, वही ध्वनि का अगर वो नहीं सोखते तो प्रतिध्वनि 2 बार 3 बार सुनाई देती है, तो वही ध्वनि का परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच मात्र 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है, तो रेडियो तरंगों की रडार जो होता है ना, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, रेडियो तरंगों के परावर्तन पर के सिद्धांत पर रडार कार्य करता है, रेडियो तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? तो 1/10 सेकेंड होना चाहिए। प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतर को 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए, 1/10 सेकेंड से अधिक होना चाहिए, और 17 मीटर की दूरी पर प्रतिध्वनि क्रिएट किया जा सकता है, सुना जा सकता है। नेक्स्ट, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें जो होती है, ऑडिटोरियम वही जो बताया सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम की दीवारें छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ यानी कालीन, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना रहता है, इसलिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक ले ध्वनि का प्रभाव रहता है मानव के कान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो परावर्तन के कारण ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूरी पर खड़ा रहना चाहिए?
अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए, अपनी ही बोली को सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह यानी दीवार से मात्र 56 फीट की दूरी पर ही खड़ा रहना चाहिए। 56 फीट की दूरी, 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। अपना प्रतिध्वनि सुनने के लिए 56 फीट की दूरी पर खड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है ना, ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के डॉट डॉट के कारण उत्पन्न होता है। प्रतिध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण उत्पन्न, प्रतिध्वनि तरंगों परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। परावर्तित होता है जो रिवर्स होता है उसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो नौका संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौका संचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया? तो सेबिन ने किया था। सेबिन ने किया था। अनुसरण काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन सेबिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कह रहा है कि गुंजहीन यानी डेड हॉल, गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल होता है। गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल होता है तो 0 सेकेंड होता है। 0 सेकेंड, गुंजहीन हॉल का अनुसरण काल 0 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर नहीं चलने का निर्देश दिया जाता है। क्या कारण है? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होता है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के, पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। इसलिए सैनिकों को पुल पर कदम से कदम मिलाकर चलने की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम को सुनते हैं तो अनुनाद के कारण सुनते हैं। अनुनाद के कारण विभिन्न रेडियो के जैसे घुंडी घुमाया जाता है और विभिन्न स्टेशन पकड़ाया जाता है, नहीं पकड़ाया जाता है तो उसे अनुनाद के कारण। और सैनिक पुल पर भी कदम से कदम मिलाते हैं तो वो भी अनुनाद के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े हो जाते थे। जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। गजब का आवाज़ था भाई। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? यदि कहा जाता था कि तानसेन जब गाता था तो खिड़की का जो कांच होता है ना वह टूट जाता था और गिलास भी चकनाचूर हो जाता था। ऐसा संभव भी है तो ध्वनि के किस गुण से? तो वही अनुनाद के चलते होता है। अनुनाद के चलते होता है। अनुनाद के चलते पुल भी टूट जाएगा और आपको शीशा भी फूट सकता है ज़्यादा बोलने पे। और रेडियो का अगर घुंडी घुमाया जाता है चैनल पकड़ाने के लिए तो वो भी अनुनाद के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, जब हम जल के नीचे सुराही जो होता है ना, सुराही पानी रखने वाला, भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। सुराही जैसे जैसे भरते जाती है तो हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? वही अनुनाद ही है। यानी सूर्य में खड़ 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 जैसे जैसे बढ़ते जाती है तो भारीपन आते जाता है अनुनाद के चलते। रेडियो का, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है तो अनुनाद है। रेडियो का समस्वरण अनुसार, वहीं रेडियो की घुंडी घुमाया जाता है, स्टेशन चेंज बदला जाता है तो अनुनाद के चलते होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं, जब किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर जो होता है ना एक साथ बजा दिया जाए तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसके कारण क्या है? तो वही व्यतिकरण है। जब किसी भी स्थान पर जब दो लाउड स्पीकर जो होता है ना एक साथ जब चालू कर दिया जाता है तो बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसके कारण भी व्यतिकरण ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर, समुद्र में स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़
नीरव क्षेत्र यानी साइलेंस यानी साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? तो वही व्यतिकरण के कारण होता है। व्यतिकरण के यानी समुद्र, कहने का मतलब है कि समुद्र के बीच बीच में जो होता है ना, जो लाइट हाउस बने होते हैं जहाँ से सायरन बजाए जाते हैं, व्हिसिल बजाए जाते हैं जहाज़ों की दिशा देने के लिए, और ये कभी सुनाई नहीं देते हैं, तो किस गुण के कारण? नीरव क्षेत्र किस गुण के कारण निर्भर होता है? वही व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण, ध्वनि में व्यतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम कमरे के अंदर बैठे हैं, जब हम रूम में बैठे हैं, तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो नहीं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण क्या है? तो वही विवर्तन है। अगर हम कमरे में बैठ जाएं, अगर हम कमरे में बैठे रहते हैं, यदि व्यक्ति को देखते नहीं हैं, बगल के कैमरे में व्यक्ति को देख नहीं रहे हैं, लेकिन बातचीत को हम सुन रहे हैं, किस कारण होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विवर्तन के कारण। व्यतिकरण दूसरा चीज़ होता है और विवर्तन दूसरा चीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या करते हैं? डॉपलर प्रभाव। उतार चढ़ाव को डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव करते हैं। डॉपलर प्रभाव कहते हैं, डॉपलर इफेक्ट। जैसे ट्रेन आती, स्टेशन पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, ट्रेन की आवाज़ आती है, तो शुरू में कम, और जैसे जैसे यानी मान लीजिए आप प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ट्रेन आ रही है, सिटी उसका चेंज होते जाएगा, यानी उतार चढ़ाव होते जाएगा, तो उसे डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि के प्रभाव से संबंधित है। डॉपलर प्रभाव जो होता है ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? वही डॉपलर इफेक्ट के चलते होता है। वो पास आती रहती है तो उसका ध्वनि बढ़ते जाएगा उतार चढ़ाव होते जाएगा। इसमें दो कथन दिया है, उसको उस पर विचार करना है। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होते हैं। कम जो लंबाई यानी छोटी लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति उत्पन्न होती है। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं। केवल दो सही है इसमें केवल दो सही है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्था तरंगों के रूप में प्रगामी होते हैं, ध्वनि से अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी कथन कह रहा है कि समुद्र के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की, समुद्र के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। दूसरा कह रहा है कि ध्वनि की गति परवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की गति जो होता है ना, परवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है, आर सही है। यानी वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुयान की चाल अधिक होती है, इसका कहने का मतलब दूसरा है। ध्वनि की गति परवर्ती, यानी ये गलत है। ध्वनि की गति परवर्ती माध्यम के ताप पर टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ध्वनि की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम, जिसे डिटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर, एगो दूसरा कह रहा है कि स्वर सा की आवृत्ति 25 हर्ट्ज होती है। 25 सारे गामा वाला सा, स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट्ज होती है, और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट्ज होती है। तो इसमें से कौन सही है? तो सही हमको 2 नंबर गलत लग रहा है। इसमें केवल 2 सही है, केवल 2 ही सही लग रहा है। केवल 2 सही है, सॉरी 2 गलत है, केवल 1 सही है। सॉरी, केवल 1 सही है, इसका केवल 1 सही है। इसको आप कमेंट में देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो औरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है। औरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है। औरक्त तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो लकड़ी यानी ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। लकड़ी में जो होता है ना, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। लकड़ी में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि ध्वनि के स्रोत व पारदर्शी सतह के बीच, ध्वनि के जो स्रोत होता है और वह पारदर्शी सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जिससे प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे दे, तो वही 17 मीटर होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 20 सेंटीमीटर 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो लोहा में ध्वनि की गति अधिकतम होगी 20 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल वातावरण में जो ध्वनि होती है उसे नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कौन सी तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो तरंग होती है वह शून्य में निर्वात में नहीं कर सकती है, निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यानी वेलोसिटी ए वेलोसिटी, डब्ल्यू वेलोसिटी, भाई क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग हो तो इसमें क्या सही होता है? तो तीनों ए याद कर लें, ए है डब्ल्यू है, तीनों बढ़ते क्रम में रहेगा, यानी ग्रेटर देन में रहेगा। पहले ए रहेगा, डब्ल्यू रहेगा, उसके बाद एस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है, ध्वनि के लिए निर्वात नहीं होना चाहिए। एक स्त्री की आवाज़ का पुरुषों की आवाज़ से अधिक तीक्ष्णता होती है। तो आवृत्ति उच्चतर होती है, इसलिए स्त्रियों की आवाज़ अधिकतर तीक्ष्णता होती है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करती है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर, गोरिल्ला, चिंपांजी, बाघ करता है सबसे अधिक, बाघ। नेक्स्ट, इको साउंडिंग प्रयोग होता है तो समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई जो होता है ना उसको मापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एकास्टिक विज्ञान है तो ध्वनि से संबंधित को एकास्टिक विज्ञान बोलते हैं, ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकास्टिक विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेसिबल होता है तो डेसिबल एक ध्वनि स्तर का मापन होता है। डेसिबल जो होता है ना एक ध्वनि स्तर का मापन होता है, डेसिबल जो होता है ध्वनि स्तर का मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो अधिकतम लोहा में होता है यानी ठोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये ध्वनि चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, तो क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो वे अपने साथ ऊर्जा ले जाती है, वे अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा ले जाती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश, लाइट से क्वेश्चन कितने हैं उसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश जो होता है ना वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो तरंग होती है तो वह अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ होती है, ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि की जाती है? तो ध्रुवण के, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? तो ध्रुवण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बनाया? तो यह मैक्सवेल ने बनाया। प्रकाश जो होता है ना एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने बनाया था? यह मैक्सवेल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो
ग्रेमाल्डी ने दिखलाया। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। ग्रेमाल्डी ने, प्रकाश जो होता है ना तरंगों का विवर्तन होता है, यह ग्रेमाल्डी ने बताया था, ग्रेमाल्डी ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में ध्रुवण घटित नहीं होती है। ध्रुवण याद कर ले, ध्रुवण। किसी अवरोध की, इसके बाद देखेंगे किसी अवरोध की कोर यानी किराने, कोई अवरोध है, उसके अवरोध है, रुकावट है, उसके किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। कि कोई अवरोध है, उसके किनारे से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का मुड़ना, कोई अवरोध से प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग आवृत्ति की, तरंग प्रवृत्ति की, तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो व्यतिकरण का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो व्यतिकरण का सिद्धांत तरंग प्रकृति की, व्यतिकरण का सिद्धांत तरंग क्या तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो तरंग एवं कोण दोनों के समान होती है, तरंग और कोण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति, प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग और कोण दोनों के समान होती, तरंग और कोण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन बोलते हैं। प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है, ध्वनि अनुदैर्घ्य होती है। ध्रुवण के चलते पता चलता है कि अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य लगभग 4 गुना 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य जो है 4 गुना 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो जाएगा। तो उसका द्रव्यमान जो है 4 गुना 10 के पावर 9 केजी सेकंड से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। तो रोमर ने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था, रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया था प्रकाश का वेग। इसके बाद हम देखेंगे, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम ठोस में होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ, माध्यम जो होता है ना, माध्यम कोई अगर वस्तु है, उसके तापमान में अगर वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, वैसे ही रहती है। तापमान में अगर वृद्धि हो जाती है तो वैसे ही रहती है। और ध्वनि में ऐसा नहीं है, ध्वनि में अगर बढ़ती है तो ध्वनि की प्रबलता बढ़ती है, घटती है तो घटती है। और प्रकाश में ऐसा कोई चेंजिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, जल, कांच, जल, शीशा और हीरा, जल, कांच और हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में कौन होती है। सबसे ज़्यादा जल में होती है, उससे कम कांच में, उससे कम हीरा में होती है। प्रकाश की चाल जल में निम्न क्रम में, निम्न क्रम में, निम्न क्रम में, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल निम्न क्रम में, सबसे कम जल में होती है, उसके बाद कांच में होती है, उसके बाद हीरा में होती है। यानी जल, कांच, हीरा, जल, कांच, हीरा, जल, कांच, उसके बाद हीरा, जल, कांच, हीरा, कांच बीचा में रहेगा, कांच बीच में रहेगा, हीरा, जल, कांच, हीरा, जल, कांच, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है। तो 1 सेकंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 1 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में, सूर्य के जो प्रकाश है तो 8.5 सेकंड का समय लगता है, 8.5 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि की गति है तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की गति 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड।
3 × 10⁸ प्रकाश की 332 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, 3 × 10 प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट दिखाई देता है, कोरोना जिसको बोलते हैं। सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है, तो 460 सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण होता है उसका अधिकतम समय कितना होता है, तो 460 सेकंड होता है, 460 सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में होता है। जब सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाते हैं, तो जिसके चलते चंद्रमा के चलते पृथ्वी पर छाव हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। नेक्स्ट, चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो होता है ना, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है, प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है, तो उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का जो होता है ना, ऊपर उठा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, वहीं अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक कॉम्पैक्ट डिश यानी सीडी जो होता है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो वहीं अपवर्तन, विवर्तन तथा पारगमन की परिघटना के आधार पर इसकी गणना की जाती है, व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है, वहीं प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली ऊपर उठी दिखाई देती है। नेक्स्ट, इसके बाद कह रहा है कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है, वहीं प्रकाश का अपवर्तन के कारण जल के अंदर जो व्यक्ति है ऊपर की स्थिति वो बहुत ऊंचा दिखता है, वह अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो वहीं अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने यानी हवा से ठोस में जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल से अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है। जब हीरा से प्रकाश निकल के कांच में जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। हीरे से न प्रकाश निकलता है भाई, हीरे से प्रकाश निकल के जब कांच में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन। वायुमंडल में जो होता है ना, वायुमंडल में इंद्रधनुष कैसे बनता है, वायुमंडल में जो सूर्य के किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन हो जाता है, जिसके चलते इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मृग तृष्णा यानी मिरेज किसका उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। मृग तृष्णा किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण यानी जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक
परिवर्तन परिघटना पर होती है। इंडोस्कोपी जो होती है ना, पूर्ण आंतरिक परिघटना, इंडोस्कोपी जो होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश जो तंतु होता है उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तंतु में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो सामूहिक परिवर्तन, सामूहिक हीरा सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है क्या? तो हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चटका हुआ कांच यानी फूटा हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। पूर्ण आंतरिक चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष कितने रंगों में दिखाई देता है? तो वहीं इंद्रधनुष 7 रंगों में दिखाई देता है, नारंगी, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, आसमानी, नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा चमकदार दिखाई देता है तो क्या? सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण, सामूहिक जो होता है ना, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। सामूहिक, सामूहिक यानी बहुत छोटे छोटे सभी कलर मिलके सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगिस्तान में मारीचिका जैसी घटना का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। मारीचिका का प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मारीचिका की घटना होती है। इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष परिवर्तन तथा अपवर्तन दोनों के कारण होता है। इंद्रधनुष जो होता है ना, परिवर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो अपवर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से बनता है। अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला को प्रतीत होता है, नीला प्रतीत होता है तो प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष अपवर्तन तथा परिवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के चलते बनता है। आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन प्रकीर्णन ये सब के चलते नहीं, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागर का रंग, महासागर जो होता है ना, समुद्र का रंग, महासागर का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। उस पर गिरने वाला जो प्रकाश होता है वह प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए नीला दिखा। महासागर का रंग नीला दिखाई देता है, उस पर गिरने वाला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। प्रकीर्णित यानी प्रवर्तित, प्रवर्तित नहीं है, प्रवर्तित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, अपवर्तित, प्रकीर्णित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है। याद करें। इसके बाद हम देखेंगे, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश, छोटा तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो होता है ना, बड़ी तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। यानी अधिक प्रकीर्णन, अधिक आकाश वाला तो प्रकीर्णित, प्रकीर्णन से होता है। छोटा तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कह रहे कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है ना, उसका कारण होता है धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है, प्रकाश के विसरण का कारण, प्रकाश के वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? धूल कण होता है, धूल कण, धूल कण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वही काला दिखाई देता है। बाह्य आकाश अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो लाल रंग का, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल जो होता है ना, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए खतरा के प्रयोग में इसका दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आगे, समुद्र नीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा, आकाश जो होता है ना, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, आकाश का परिवर्तन, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा, आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण जो होता है ना, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? विक्षेपण अधिक होता है तो लाल का। समुद्र का जल नीला होने का क्या कारण है? तो जल के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, जल का जो अणु होता है ना, उसके द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसलिए समुद्र का जल नीला प्रतीत, जल के अणुओं का के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू जो होता है ना, चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है, धूतिहीन दिखाई देता है। इसका कारण होता है परावर्तन होता है, इसके कारण परावर्तन होता है। सूखा जो बालू होता है ना, चमकीला दिखाई देता है परावर्तन के चलते, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश तुरंत हमें रिफ्लेक्स करता है, परावर्तित करता है, परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट, आकाश नीला प्रतीत होता है, क्योंकि क्या कारण है? तो आकाश नीला इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वातावरण के वायु क्योंकि वातावरण के वायु कण सूर्य की किरणें विकिरणित करते हैं, विकिरणित करते हैं। वातावरण के वायु कण सूर्य की किरणें विकिरणित करते हैं, इसलिए आकाश का नीला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का कारण है? साबुन जो होता है ना, उसके पतला जो झाग होता है, उसमें चमकदार रंगों का बनना वहीं बहुलित परिवर्तन तथा व्यतिकरण के कारण, बहुलित परिवर्तन तथा व्यतिकरण के कारण होता है। आकाश नीला प्रतीत होता है, यानी सूर्य के किरणों के विकृति विकृतिण करते के चलते सूर्य किरणें विकिरणित करते हैं, इसलिए। उसके बाद में साबुन के बुलबुले चमकदार होता है, तो बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो वही उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार में पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर कार में पार्श्व दृश्य के लिए कौन सा दर्पण होता है? पार्श्व दृश्य के लिए यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांत के डॉक्टर का दर्पण, दांत के जो डॉक्टर होता है उसका दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। दांत के जो डॉक्टर होता है वह दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कार की हेडलाइट में परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए। और कार की हेडलाइट में परवलयाकार अवतल, कार की हेडलाइट किसी भी प्रकार की हेडलाइट जो होता है ना, परवलयाकार था, तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, कान देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सही है? तो 1/1/f इज इक्वल टू होता है 1/u 1/v, यानी f फोकस दूरी बराबर होता है 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, ये होता है सूत्र होता है। 1/f इज इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v, एफ यू भी एफ है, 1/f बराबर 1/u भी। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार चलाते समय अपने पीछे के
यातायात को देखने के लिए आप किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वही उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1.5 मीटर लंबी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो 1.5 मीटर के लिए सीधे उसका हाफ कर दिया था, 1/2, यानी 1.5 का दिया 7.5, यानी 0.75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई वस्तु को दो जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाती है? तो अनंत हो जाती है, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो उनके बीच मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब होंगे? दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण है। जो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री का कोण है, दो समतल दर्पण जो आता है के बीच 90 डिग्री का कोण है और उनके बीच मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो वहीं 3 प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त कर लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो वही 90 डिग्री। जब समतल दर्पण 90 डिग्री की बात आ जाती है तो प्रतिबिंब की संख्या 3 हो जाती है, और समतल दर्पण 3 प्रतिबिंब की बात आ जाती है तो प्रतिबिंब तो डिग्री की संख्या, तो कोण की संख्या पूछे तो 90 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर आनत है के बीच हो और उसके बीच हो तब उसे कितने प्रतिबिंब, अगर 60 डिग्री का है तो 5, और 3 डिग्री का है, 90 डिग्री का है तो 3, 60 डिग्री 5 और 90 डिग्री 3, 90 डिग्री 3 और 60 डिग्री 5, 60 डिग्री का है तो 5, 7 डिग्री दोनों समतल दर्पण में 90 डिग्री 3 है, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस कौन होता है? तो वह होता है जो किरणें क्या करता है? एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणों को क्या करता है? एकत्रित करता है। जो किरणों को एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। हम लेंस में आ गया, उसका अपसारी लेंस किरणों को एकत्रित करता है और एकत्रित करता है अभिसारी लेंस, और अपसारी लेंस जो किरणों को फैलाता है। अभिसारी और अपकारी एकत्रित करता है यानी गोटा करता है उसको। अभिसारी लेंस गोटा करता है यानी ऐसे 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 एक जगह गोटा होता है। अभिसारी और अपसारी यानी इसको फैलाता है, यहाँ से फैलाता है, अपसारी करता है तो उसे उसे क्या करते हैं? अपसारी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो अवतल लेंस की भांति वायु का जो बुलबुला होता है वह जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में किसकी भांति? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे अवतल लेंस काम करता है। पानी में हवा का जो बुलबुला होता है ना, पानी में हवा का बुलबुला पानी में जो होता है ना हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की अति अभिसारी लेंस जैसा काम करता है। अभिसारी लेंस जैसा अभिसारी जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अभिसारी लेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो 0 डायप्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर उसकी क्षमता +4 डिग्री होती है। +4 डिग्री एक लेंस की फोकस में अंतर 25 है तो उसकी क्षमता हो जाएगी +4 डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? तो 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 0.5, तो +5 डायप्टर होगी। +5 एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी तो इसकी क्षमता +5 डायप्टर होगी। इसके बाद यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर, यदि कोई ऐनक जो होता है ना, ऐनक शीशा के लेंस का पावर
+2 डायोप्टर है तो उसका फोकस कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर होगा। +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस 50 सेंटीमीटर होगा। ये न्यूमेरिकल है, छोटा मोटा, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, किसको, तो उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। उत्तल लेंस को जो होता है ना, पानी में डुबा दिया जाता है, उसकी क्षमता घट जाती है। प्रिज्म प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में जो प्रकाश का जो होता है ना, प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन जो होता है वह प्रकाश का क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका कारण क्या है, प्रकाश से विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, वही 7 रंगों के मेल से। श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जो होता है ना, प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वर्ण तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, तो वह बैगनी बैगनी सबसे अधिक जो जब श्वेत प्रकाश जो होता है ना, प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो बैगनी कलर सबसे अधिक विचलित होता है। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित लाल होता है, सबसे कम विचलित लाल होता है। प्रिज्म से देखिए, प्रिज्म से बात होती है, जब ऐसे प्रिज्म है मान लीजिए, और श्वेत प्रकाश यहाँ पे से गुजरेगा तो सबसे अधिक जो होता है ना, सबसे अधिक बैगनी, और सबसे कम की कह रहा है प्रिज्म से, तो लाल का होगा। प्राथमिक रंग क्या होता है, तो लाल, हरा, नीला। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं उसे प्राथमिक रंग, जैसे लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, आ गया क्वेश्चन नीचे। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, लाल, हरा, नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण, श्वेत जो प्रकाश जो होता है ना, प्रिज्म में आता है और अलग अलग हो जाता है, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम में निम्नलिखित में से अधिकतम न्यूनतम होता है, न्यूनतम बैगनी का होता है। वर्ण क्रम में न्यूनतम बैगनी का होता है, न्यूनतम बैगनी। वर्ण तरंग दैर्घ्य कह रहा है, देखिए तरंग दैर्घ्य कहेगा तो बैगनी के ज़्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य बैगनी के ज़्यादा होगा। और निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, और तरंग दैर्घ्य की बात कहेगा तो प्रिज्म में तरंग दैर्घ्य बैगनी का अधिकतम होता है तथा लाल का कम होता है। और जब प्रिज्म में होकर गुजरता है तो अधिकतम प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक लाल का सबसे अधिक बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। इसमें जस्ट तरंग दैर्घ्य की बात है, तरंग दैर्घ्य बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे कम होता है, लाल का अधिकतम कम होता है। प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो लाल तो बैगनी का सबसे अधिक माना जाएगा और लाल का सबसे कम। अगर तरंग दैर्घ्य की बात की जाए तो बैगनी का सबसे अधिक होगा और लाल का सबसे कम होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो वही लाल और हरा। लाल और हरा होता है, लाल और हरा, लाल हरा, लाल और हरा सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। लाल और हरा कलर जो होता है ना, सम्मिश्रण सर्वाधिक सुविधाजनक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस किस अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण उत्पन्न होता है जिसे वह परिवर्तित होता है, जिसे उस कैसी अपारदर्शी वस्तु का रंग किसी अपारदर्शी वस्तु का किसी अपारदर्शी वस्तु यानी जो आर पार नहीं दिखाई देखे उस वस्तु का रंग जो होता है ना, उस वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है उसी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो
तो लाल वस्त्र दिखाई देती है, दिखाई तो वह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 परिवहन वाहनों में निम्नलिखित पीली बत्तियां होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि क्योंकि पीली होने से वाहन सुन पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खत्म, ये भी नहीं है, पीली प्रकाश के कोहरे को भेदता है। हाँ, चलिए, पीली बत्ती, इसका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ परिवहन वाहनों में, कुछ कह रहा है कि कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि पीली जो होता है ना, पीला जो होता है ना, प्रकाश कोहरे को बेधता है, जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया, प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाल कांच, लाल जो होता है ना, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है, तो वह हरा दिखाई देता है। लाल कांच को जो होता है ना, लाल रंग का जो शीशा होता है, तो उसको अधिक ताप पर गर्म कर देंगे, लाल जो कांच होता है उसको अधिक ताप पर गर्म कर देंगे तो वह हरा दिखाई देने लगेगा, हरा दिखाई देने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा। प्रकाश का रंग जो होता है ना, तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो काला दिखाई देगा। यदि वायुमंडल नहीं है तो वायुमंडल, तो पृथ्वी से आकाश जो होता है ना, काला दिखाई देगा, वायुमंडल नहीं हो तो आकाश काला दिखाई देगा। 3 मूल रंग कौन कौन है। तो लाल हरा नीला, नीला लाल हरा, लाल हरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी का होता है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है बैगनी का। और सबसे ज़्यादा प्रिज्म में सबसे ज़्यादा अधिक किसका होता है। तो बैगनी का होता है। और तरंग दैर्ध्य की बात करें तो बैगनी का होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश के लाल हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, लाल हरा नीला को, तो सफ़ेद बन जाता है। लाल हरा नीला को समान अनुपात में मिलाते हैं तो सफ़ेद बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो फिल्म जो होता है ना, फिल्म फोटो आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। फोटोग्राफिक कैमरे का फिल्म जो होता है रेटिना की भांति कार्य करता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे में जो होता है ना, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। किस भाग पर बनती है। तो वही कॉर्निया पर बनती है, सॉरी रेटिना पर बनती है। मानव की प्रतिबिंब जो होता है ना, प्रतिबिंब, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनती है। रेटिना पर बनती है। आइरिस का क्या काम होता है। तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में जो होता है ना, जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस जो होता है ना, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब, दृष्टिपटल पर बना यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन क्या होता है, उल्टा होता है। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब जो होता है ना, वस्तु से छोटा तथा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो आइरिस आँख के किस भाग द्वारा प्रकाश के पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। आइरिस के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। तो दाता की तो कॉर्निया को दान दिया जाता है। नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है। और आइरिस जो होता है ना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइरिस नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है? तो रेटिना। मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे जो होती है ना, किस स्थान पर? तो वहीं रेटिना पर वायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। वायु उद्योगों में परिवर्तित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 116 नंबर क्वेश्चन है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सके तो उसे क्या होता है? उसे उसे निकट दृष्टि दोष है। दूर की वस्तु को नहीं देखे तो निकट दृष्टि दोष है, और नज़दीक की वस्तु को नहीं देखे तो वह दूर दृष्टि दोष है, और नज़दीक की वस्तु को नहीं देखे तो दूर दृष्टि दोष है। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष जिसको होता है ना, निकट दृष्टि दोष, तो वह दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि देखिए, निकट आ गया तो वह दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देता है, उससे दूर की वस्तु। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। इसके चश्मे में अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। किस लेंस का? तो अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, जिसको दूर दृष्टि दोष है, तो उसको नज़दीक की वस्तु को दिखाई नहीं देगा और उसको चश्मा के रूप में उत्तल लेंस दिया जाएगा। और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वही उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, दूर दृष्टि दोष जिसका होगा उसको नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देगा, और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगा, और दूर की वस्तु जिसको दिखाई नहीं देगा तो उसको अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और निकट दृष्टि दोष और जिसको दूर की वस्तु और जिसको नज़दीक की वस्तु को दिखाई नहीं देगा, यानी निकट दृष्टि दोष जिसको होगा, दूर दृष्टि दोष जिसको होगा, तो उसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होती है जिससे बहुत अधिक छोटा हो जाता है। बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वह खराबी होगी जिससे लेंस, बुढ़ापा में जो होता है ना, दूरदृष्टि यानी निकट की चीज़ साफ नहीं दिखाई देता, साफ लगे की भी चीज़ नहीं दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, लेंस जो होता है ना, आँख का लेंस बहुत छोटा हो जाता है। लेंस जो होता है ना बहुत छोटा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो वर्णांधता को अवतल लेंस से भी दूर नहीं किया जा सकता है, बेलनाकार उत्तल लेंस से। वर्णांधता जो होता है जन्मजात होता है, इससे किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। जरा दृष्टि दोष एक नया आ गया, इसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बायोफोकल लेंस, जरा दृष्टि दोष के लिए बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए किसे प्रयुक्त होता है? अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग होता है। अबिंदुकता के उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का, अबिंदुकता जिसको होता है ना, अबिंदुकता, उसको बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मिलान करना है। एक साइड दृष्टि दोष है और एक साइड उपचार है। निकट दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष से जिसको हो गया है, यानी जिसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा उसको। दूर दृष्टि दोष जिसको हुआ है, यानी जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ है, जिसको निकट की नज़दीक की वस्तु को दिखाई नहीं देती है, तो उसे नज़दीक की वस्तु को दिखाई नहीं देती है तो उसे उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाएगा। जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा। और अबिंदुकता में बेलनाकार, अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? जो चश्मा लोग पहनता है उसको सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति को जो सूक्ष्मदर्शी होता है ना, दूरबीन देखता है लो, तो उसको चश्मा उतारना चाहिए कि नहीं? तो चश्मा नहीं उतारना चाहिए, चश्मा रहना चाहिए, नहीं तो अंतर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य यानी 4 गो सत्य है, एगो जो गलत है उसी को चुनना है। तो सत्य कौन है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जरा दृष्टि दोष में बायोफोकल यानी द्वि फोकस का बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकल लेंस, गलती है। अबिंदुकता के लिए क्या किया जाता है? तो अबिंदुकता के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद कह रहा है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि 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 कह रहा है यानी दूरदृष्टि दोष यानी निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया। मायोपिया, मायोपिया से क्या तात्पर्य? निकट दृष्टि दोष, इसको अंग्रेजी में मायोपिया बोलते हैं। उसका हाइपर मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया जिसको बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। दूरदृष्टि दोष को, जिसको दूरदृष्टि दोष होता है उसको नज़दीक की वस्तु को नहीं दिखाई देती है, उसे नज़दीक की वस्तु को नहीं दिखाई देती है तो उससे दूरदृष्टि दोष वाला को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं से देख किस दृष्टि दोष से? 10 मीटर से अधिक, 10 मीटर के, तो 10 मीटर से अधिक तो उसे दूरदृष्टि दोष, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और 10 मीटर से अधिक दूरी नहीं देखते तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, उस व्यक्ति में क्या होता है? तो उसे 1 मीटर से तो निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि डॉट डॉट से सही की जा सकती है। निकट दृष्टि अवतल लेंस से, निकट दृष्टि यानी दूर की वस्तु को नहीं देख सकेगा तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूरबीन टेलीस्कोप क्या है? तो दूरबीन दूर की वस्तु दूरबीन से देखी जाती है, दूरबीन से दूर की वस्तु को देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घड़ीसाज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। घड़ीसाज जो होता है ना, छोटे छोटे पाठ पुर्जा को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। 137, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग। जीव विज्ञान की जो प्रयोगशाला होती है उसमें छोटे छोटे जीवाणुओं कीटाणुओं को देखने के लिए जिस प्रतिबिंब का प्रयोग किया जाता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। और घड़ीसाज जो होता है ना, घड़ीसाज इसी का प्रयोग करता है, आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। घड़ीसाज जो होता है छोटे छोटे पाठ पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस का प्रयोग करता है। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या, जो बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में छोटे छोटे कोशिकाओं को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए, जांचने के लिए, दूर की वस्तु को जांचने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वहीं दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, दूरदर्शी, दूरबीन जिसको बोलते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? चमकीले रंग जो होते हैं ना, व्यतिकरण के कारण होते हैं। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग व्यतिकरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, इसके कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव पड़ता है जिसके कारण सूर्य छिपने के समय दीर्घवृत्तीय प्रतीत होते हैं, दीर्घवृत्तीय प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? तो वहीं अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। तारे टिमटिमाते हैं तो वहीं अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? कौन सा कांच जो होता है ना वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? क्रूक्स कांच जो होता है ना, क्रूक्स कांच वह पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IAS प्री एग्जाम 2007 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का
विच्छेदन, पराबैंगनी किरणों का क्रूक्स का जो होता है ना, पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो नीला और लाल। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकार, जो प्रकाश के जो प्रकार होता है पौधे द्वारा अवशोषण होता है, नीला और लाल। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा अवशोषण होता है? नीला और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो दोनों है। यदि मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, मैजेंटा और पीला दो वृत्त एक दूसरे को काटते हो तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग लाल होगा। सही बात है। मैजेंटा और पीला और मैजेंटा एक दूसरे को काटते हैं तो लाल रंग होगा। यदि सियान और मैजेंटा एक दूसरे को काटते हैं तो रंग नीला होगा। सियान और मैजेंटा नीला होगा और मैजेंटा और पीला तो क्या होगा? तो मैजेंटा और पीला तो लाल रंग, मैजेंटा पीला लाल रंग होगा। और सियान और मैजेंटा पीला तो लाल होगा। और उसके बाद में सियान और मैजेंटा नीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए और आर दिया हुआ। प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में प्रकाश के देखने वाले जो वर्ण क्रम होता है में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जा और अधिक लाल हरे से अधिक ऊर्जास्वी होता है। सही बात है। उसके बाद लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। एकदम सही है। यानी अरे ये गलत है परंतु आर सही है। प्रकाश के तरंग दृश्य वर्ण में लाल प्रकाश हरे प्रकाश से अपेक्षा अधिक ऊर्जा, तो ऊर्जा की बातें नहीं है इसमें कोई, तो ऊर्जा वाला बात गलत हो जाएगा, तो इसमें हम इसको छोड़ेंगे। चलिए, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश में होती है। उच्चतम ऊर्जा किस में होती है? तो उच्चतम ऊर्जा नीला प्रकाश में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक के साथ पद CMKY संबंधित है? तो CMKY संबंधित है तो ऑफसेट प्रिंटिंग। निम्नलिखित उपकरणों में से किस एक के साथ CMY के संबंधित है? CMY के संबंधित है ऑफसेट प्रिंटिंग। CMKY संबंधित है ऑफसेट प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वह बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या होता है? आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। आँखों को जो होता है ना, आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए नतोदर कॉन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष यानी जिसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नतोदर कॉन्वेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? जल में अवतल लेंस की भांति, जल में जो होता है ना वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेंस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। लेंस सिद्धांत पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? काम करता है। पूर्ण आंतरिक लेंस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, गतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन है।
गतिज के समय सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो अपवर्तन होता है, अपवर्तन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा और है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को जो होता है ना नली में, 47वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है 2005। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण, यानी सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय से पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न प्रकाश का अपवर्तन के कारण सूर्य दिखाई दे, इसलिए वास्तविक सूर्योदय से पहले ही अपवर्तन के कारण दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब होता है, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए सूर्योदय के समय, वास्तविक सूर्य निकलने के बाद ही पूजा पाठ का कार्य आरंभ होना चाहिए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को, भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, तो क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला जो होता है ना, छोटा व बड़ा बुलबुला, छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा बुलबुला हो जाता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली से गुजारा जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, तीन मूल रंग कौन होता है? लाल, हरा, नीला। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है? तो बैगनी होता है। तरंग दैर्ध्य बैगनी का कम होता है, लाल का सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश नीला प्रतीत होता है, क्या कारण है? तो वातावरण में वायु कण सूर्य किरणें प्रकीर्णित करते हैं, वातावरण में वायु कण सूर्य किरणें प्रकीर्णित करते हैं, वातावरण में वायु कण सूर्य किरणें प्रकीर्णित करते हैं, इसलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। वातावरण में वायु कण सूर्य की किरणें परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c क्या होता है? तो c प्रकाश का वेग होता है, c जो होता है ना प्रकाश का वेग होता है, E=mc² में c प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? तो 22 जून को जो होता है ना, 22 जून को दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी, क्योंकि सूर्य जो होता है ना सबसे लंबवत होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। सोडियम जो होता है ना, सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये सोडियम वाष्प लैंप सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ए और आर दोनों सही है, लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सही है। बैगनी का सबसे ज़्यादा होता है प्रकीर्णन, यानी तरंग दैर्ध्य, आर ए का सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो परवलयिक का, कार के हेडलाइट में जो दर्पण होता है वह परवलयिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण क्या है? तो मरीचिका का वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसकी सही वर्ण
संयोजन के कारण। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो सही वर्ण संयोजन के कारण, सही वर्ण संयोजन के कारण, सही वर्ण संयोजन के कारण, सही वर्ण एसएससी सेक्शन ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी सही कलर संयोजन के कारण उसे नीला का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इस कह रहा है कि पीले रंग का पूरक क्या होता है? तो पीले का उल्टा होता है लाल, पीला का पूरक होता है, सॉरी नीला, पीला का उल्टा पूरक नीला होता है, पीला का पूरक नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि अंतःदर्शी यानी इंडोस्कोप क्या है? तो एक आहार नल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय यंत्र है। आहार नल के भी अंतःदर्शी जो डॉक्टर लोग प्रयोग करते हैं, यह आहार नल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक वास्तविक यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो वह काला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो अबिंदुकता दूर करने के लिए बेलनाकार या सिलेंडर युक्त लेंस का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक परावर्तित होता है, जो सबसे अधिक अपवर्तित होता है, वह बैगनी होता है। बैगनी सबसे अधिक अपवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश का सबसे अधिक क्या होता है? तो अपरिवर्तित होता है, तो नीला सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। सबसे अधिक कौन सा प्रकाश अपरिवर्तित होता है? तो नीला अपरिवर्तित होता है, नीला। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो नीला प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। तो दोस्तों यहीं पर 1.5 घंटा का वीडियो हम समाप्त करते हैं, जो कि इसमें हम देखें मुख्य रूप से ध्वनि चैप्टर देखे और प्रकाश चैप्टर देखे। ध्वनि में टोटल 86 क्वेश्चन था और प्रकाश में टोटल क्वेश्चन 176 क्वेश्चन था। 176 क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसे बार बार रिवीजन करें और ये क्वेश्चन अगर ये 10,000 बुक से देख लेते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से देख लेते हैं, तो आपको गारंटी के साथ किसी भी प्रकार की बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बुक को पढ़ के तोड़ के बनाया हुआ है। इसलिए आप ध्यान दें दोस्तों, इसे 2 बार 3 बार देखें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग के लिए मैं तरह तरह के वीडियो लेकर आते रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों देखें दूसरा वीडियो लाने तक। थैंक यू सो मच।